आज मैं आप सब लोगों के साथ में कोस्ट शीट का फॉर्मेट डिस्कशन करने जा रहा हूँ। कोस्ट शीट स्टेटमेंट, ठीक है। कोस्ट शीट का स्टेटमेंट आप लोगों के साथ में मैं आज डिस्कशन करने जा रहा हूँ, ठीक है। कोस्ट शीट का स्टेटमेंट, तो देखो कोस्ट शीट के स्टेटमेंट की मैं बात करूँ तो सबसे पहले मैं एक बार आपको पढ़ देता हूँ, ठीक है। तो फिर मैं आपको एक एक पॉइंट बारीकी से समझा दूंगा। तो देखो सबसे पहले आता है डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, ठीक है। और डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम कैसे आएगा? ओपनिंग रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक ले लेंगे अपन, ठीक है। उसमें परचेज ऐड कर देंगे, ठीक है। और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल अपन लेस कर देंगे। तो इस तरीके से अपने पास रॉ मटेरियल कंज्यूम आ जाएगा। और उसमें अपन डायरेक्ट लेबर ऐड कर देंगे, ठीक है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस अपन ऐड कर देंगे। तो इस तरीके से अपने पास आ जाएगी प्राइम कॉस्ट, ठीक है। इस तरीके से अपने पास आ जाएगी प्राइम कॉस्ट, ठीक है भाई। देखो डायरेक्ट, देखो अगर आपने मेरा बेसिक कॉन्सेप्ट वाला अगर पहला लेक्चर देखा होगा तो उसमें मैंने आपको समझा रखा है कि एक डायरेक्ट मटेरियल का खर्चा होता है, एक डायरेक्ट लेबर का खर्चा होता है, एक डायरेक्ट एक्सपेंसेस का खर्चा होता है। अगर अपन तीनों को जोड़ लेते हैं तो इसको प्राइम कॉस्ट बोलते हैं, ठीक है। और इसको प्राइम कॉस्ट इसलिए बोलते हैं कि अगर कोई भी प्रोडक्ट बनता है ना तो उसमें 70 से लेकर 80% तक जो कॉस्ट होती है ना, वो यही होती है। डायरेक्ट मटेरियल होगी या डायरेक्ट लेबर हो गया, डायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा। इस वजह से इसको प्राइम कॉस्ट बोलते हैं, ठीक है। आगे आपके साथ में डिस्कशन करता हूँ। अब देखो इस प्राइम कॉस्ट में अपन वर्क्स ओवरहेड या फैक्ट्री ओवरहेड को ऐड कर देंगे। और देखो इसका एक और नाम है मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, ठीक है। इसको मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड भी बोलते हैं। ये मैं इसमें जोड़ दूंगा। तो इस तरीके से मेरे पास आ जाएगी वर्क्स कॉस्ट, ठीक है। इस तरीके से मेरे पास आ जाएगी वर्क्स कॉस्ट। और इस वर्क्स कॉस्ट में मैं ओपनिंग डब्ल्यू स्टॉक को ऐड कर दूंगा, ठीक है। और क्लोजिंग डब्ल्यू स्टॉक को मैं लेस कर दूंगा। तो मेरे पास आ जाएगी फैक्ट्री कॉस्ट, मेरे पास आ जाएगी फैक्ट्री कॉस्ट, ठीक है भाई। अब फैक्ट्री कॉस्ट देखो इसका मतलब समझो आप, देखो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। ये आपकी प्राइम कॉस्ट हो गई, ठीक है। अभी देखो ये आपको पता है ये कॉस्ट अपन फैक्ट्री में है। देखो अपना प्रोडक्ट अभी फैक्ट्री में ही है। तो फैक्ट्री में क्या किया अपन ने, उस पर डायरेक्ट मटेरियल लगा दिया, उस पर डायरेक्ट लेबर लगा दिया, डायरेक्ट एक्सपेंसेस लगा दिया, ठीक है। ये तो सारे डायरेक्ट नेचर के खर्चे हो गए। फिर अपन ने क्या किया, उसमें अपन ने क्या किया, उसमें अपन ने फैक्ट्री ओवरहेड ऐड कर दिया। और आपको पता है फैक्ट्री ओवरहेड का मतलब होता है फैक्ट्री में लगने वाला इनडायरेक्ट मटेरियल, फैक्ट्री में लगने वाली इनडायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री में लगने वाला इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। इन तीनों को भी मैंने ऐड कर दिया। तो वो आ गई मेरी वर्क्स कॉस्ट, ठीक है। देखो वर्क्स कॉस्ट का मतलब क्या हुआ कि जो फैक्ट्री में जितनी भी लागत, जितना भी आपने काम किया है ना वो, ठीक है। फैक्ट्री में आपने जितना भी काम किया ना वो आपकी वर्क्स कॉस्ट आ गई। भाई देखो पहले तो आपने क्या किया, फैक्ट्री के सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस ले लिए प्राइम कॉस्ट के रूप में, ठीक है। और फिर आपने क्या किया, फैक्ट्री के सारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट नेचर के खर्चे ले लिए, ठीक है। और आपने दोनों को ऐड कर दिया तो फैक्ट्री की टोटल कॉस्ट आ गई, ठीक है। फैक्ट्री में आपने जो काम किया ना उसकी टोटल लागत आ गई। और उसको अपन बोलते हैं वर्क्स कॉस्ट, ठीक है भाई। ये बात होगी। अब अपन ने इसमें किया, ओपनिंग डब्ल्यू स्टॉक को तो ऐड कर दिया, क्लोजिंग डब्ल्यू स्टॉक को लेस कर दिया। तो अपने पास आ गई फैक्ट्री कॉस्ट, ठीक है। इसका क्या लॉजिक है देखो वो भी मैं आपको समझाता हूँ। देखो ये आ गई फैक्ट्री में काम करने की लागत, ठीक है। अब देखो एक्चुअल में क्या हुआ होगा, आज मैं सुबह गया, ठीक है, फैक्ट्री में। तो जैसे मैं फैक्ट्री में गया ना तो देखो आज देख से मान के चलो अपन एक दिन की कोर्स शीट बना रहे हैं। वो आप इसको देखो कोर्स शीट एक दिन की भी बन सकती है, वीक की भी बन सकती है, पर मंथ की भी बन सकती है, क्वार्टरली भी बन सकती है, एनुअली भी बन सकती है, ठीक है। कोर्स शीट आप जैसे चाहो ना वैसे बना सकते हो। लेकिन यहाँ पर मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये कोर्स शीट अपन एक दिन की बना रहे हो, ठीक है। तो देखो आगे समझना इस चीज़ को। भाई हुआ क्या होगा, कल शाम को मैं काम कर रहा होगा, ठीक है। तो कल शाम को जैसे 5 बजी, ठीक है। तो भाई साहब मैंने जितना काम था ना उतना काम मैंने वहां पर रख दिया, भाई इसको मैं कल आकर करूंगा, ठीक है। तो अब मैं फैक्ट ये क्या बोलते हैं कोस्ट शीट में आज की बना रहा हूँ, ठीक है। तो कल मैंने कुछ काम अधूरा रखा हुआ था, ठीक है। तो आज मैं आकर क्या किया, मैंने पहले उस जो कल अधूरा काम था ना उस पर मैंने काम किया होगा, ठीक है। कल मान के चलो मैंने कोई काम आधा छोड़ दिया था तो आज मैंने उस पर काम किया होगा, ठीक है। तो उसमें भी लागत लगी होगी, ठीक है। तो उसको मैं ऐड कर दूंगा
ओपनिंग WIP स्टॉक को मैं ऐड कर दूंगा, ओपनिंग WIP स्टॉक को मैं ऐड कर दूंगा। क्यों? क्योंकि ये जो आपकी वर्ष कॉस्ट आई ना, ठीक है, इसमें जो कल आपने काम आधा छोड़ के गए थे उसकी उसकी लागत भी तो आई ना, उस पर भी तो आपने काम किया ना, ठीक है, तो उसको भी जोड़ो आप। कल आप आधा काम करके गए थे, उसमें जितनी लागत ला गई वो भी तो आप जोड़ोगे ना, तभी तो जो आपने फिनिश कोर्स बनाया उसकी लागत आएगी। ठीक है, तो इसको तो मैं ऐड कर लूंगा। अब आज शाम को क्या हुआ होगा, आज शाम को भी देखो मैं काम कर रहा होगा, तो जैसे ही 5 बजी तो कुछ यूनिट पर हुआ होगा कि मैंने आधा काम किया होगा, ठीक है, कुछ यूनिट पर मैंने आधा काम किया होगा, उस पर मैं कल काम करूंगा, ठीक है, तो उसको मैं क्या करूंगा, उसको मैं लेस कर दूंगा, उसको मैं क्या करूंगा, उसको मैं लेस कर दूंगा। क्यों? क्योंकि इस पर कल मैं पूरा काम करूंगा ना, तो कल वाले कल जब इस पर पूरा काम होगा ना, तब इस लागत को मैं कल वाली कोर्स शीट में जोड़ लूंगा, आज वाली कोर्स शीट में मैं इसको नहीं जोड़ूंगा। कल वाली कोर्स शीट में मैं इसको जोड़ लूंगा, आज वाली कोर्स शीट पर मैं इसको नहीं जोड़ूंगा। क्यों? क्योंकि ये तो भाई साहब अभी पूरा फिनिश कोर्स बना ही नहीं। ठीक है, तो जो क्लोजिंग WIP की जो लागत है वो अपन लेस कर देते हैं, और ओपनिंग WIP की जो लागत है उसको अपन ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आ जाती है मेरे पास फैक्ट्री कॉस्ट। ठीक है, एक्चुअल में मैं देखो इसको बोलूँ ना, ये है फैक्ट्री कॉस्ट, ठीक है, ये है आपकी फैक्ट्री कॉस्ट, ये है आपकी फैक्ट्री कॉस्ट। ठीक है, और अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूँ ना, तो देखो इसका मतलब ये है कि जो फैक्ट्री में फिनिश गुड्स बनाना आज के दिन पर, उसकी लागत, आज के दिन पर फैक्ट्री में जो फिनिश गुड्स बनाना उसकी लागत, उसको बोलते हैं फैक्ट्री कॉस्ट। ठीक है भाई, मैं ऐसा इसलिए क्यों बोल रहा हूँ, मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो आधा बना हुआ था ना WIP, वो तो आपने लेस कर दिया। ठीक है, तो ये जो फैक्ट्री की लागत लगी ना, वो किसकी है, वो फिनिश गुड्स की है। मतलब फैक्ट्री में जो आज काम हुआ ना, फिनिश गुड्स टोटल कंप्लीट, जो टोटल कंप्लीट यूनिट फैक्ट्री से बन के निकली है ना, उसकी लागत है ये। मतलब फैक्ट्री में टोटल फिनिश गुड्स जो बन के निकली है ना, उस पर कितनी लागत लगी वो आ गई अल्टीमेटली आपके पास। ठीक है, देखो ये फैक्ट्री की लागत आ गई। अगर आप देखोगे ना, तो देखो ये तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नेचर के खर्चे हो गए। ठीक है, इसके अलावा देखो फैक्ट्री में कुछ और भी खर्चे लगते हैं, ठीक है, वो भी अपन ऐड कर लेंगे। देखो एक है क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट। ठीक है, क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट का मतलब क्या होता है भाई, जैसे फैक्ट्री में माल बन के तैयार हो गया, ठीक है, अब वो माल क्या होगा, वो फैक्ट्री से जाएगा स्टोर रूम में। ठीक है, स्टोर रूम में जाएगा, तो स्टोर रूम में जाने से पहले क्या होगा, एक बार अपन फैक्ट्री में माल को चेक करते हैं। ठीक है भाई, कोई डिफेक्टिव यूनिट तो नहीं है, ठीक है, या कोई पैकिंग में कोई मतलब खाली पैकिंग तो नहीं रह गई ना, मतलब कोई प्रोडक्ट उसमें है कि नहीं। ठीक है, कई बार हो सकता है पैकिंग में आपने प्रोडक्ट डालने भूल गए हो, ठीक है, या आपने कोई डिफेक्टिव प्रोडक्ट निकाल दियो। ठीक है, तो उसके लिए अपन ये क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट का खर्चा आता है, जो उनको चेक करते हैं। ठीक है, स्टाफ वगैरह अपन लगा के रखते हैं, एक पूरा डिपार्टमेंट, मतलब एक पूरा स्टाफ होता है इसके लिए। ठीक है, तो उसको बोलते हैं क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट। तो ये भी देखो फैक्ट्री में लग रही है, तो इसको भी अपन ऐड कर देंगे। ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, देखो फैक्ट्री में बहुत बहुत बार अपन मतलब किसी प्रोडक्ट के बारे में रिसर्च करते हैं, ठीक है, या उसके डेवलपमेंट के बारे में सोचते हैं कि इस प्रोडक्ट को अपन ज़्यादा अच्छी तरीके से कैसे बना सकते हैं। ठीक है, मतलब इसकी क्वालिटी को अपन कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, तो उसके लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट लगती है, तो उसको भी ऐड कर लेंगे। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड रिलेटिंग टू प्रोडक्शन एक्टिविटी। देखो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड देखो दो प्रकार का होता है। ठीक है, एक तो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड होता है जो अपने ऑफिस में बैठता है, ठीक है, जो अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो गए, ठीक है, अपना अकाउंटेंट हो गया, ठीक है, और भी मतलब अपना CEO हो गया, ठीक, और मैनेजर लेवल के बंदे हो गए, जो मतलब ये फैक्ट्री और सेलिंग डिपार्टमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट को जो कंट्रोल करने का काम करते हैं ना, उनको मैनेज करने का काम करते हैं, उनकी प्लानिंग का काम, उनको प्लानिंग करने का काम करते हैं। ठीक है, वो अपने करते हैं ऑफिस वाले। ठीक है, तो वो हो गया ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। ठीक है, एक तो वो होता है। लेकिन देखो अगर आप कभी किसी फैक्ट्री में जाओगे ना, तो देखो कुछ मतलब ऑफिशियल लेवल के इस मतलब ऑफिशियल लेवल का खर्चा है ना, फैक्ट्री में भी होता है। ठीक है, मतलब जब वहाँ पर कोई सुपरवाइजर हो गया, ठीक है, अपन ने फैक्ट्री में कोई किसी सुपरवाइजर को रख दिया, ठीक है, या अपन ने फैक्ट्री में किसी मैनेजर को रख दिया, ठीक है, तो मैनेजर है ना, मतलब जो मैनेजर है उसकी सैलरी है ना, वो यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, तो देखो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट का खर्चा है ना, वो अपन दो भागों में लेते हैं, एक तो फैक्ट्री से रिलेटेड, ठीक है, और एक जर्नल ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। जो जर्नल ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड का खर्चा है ना, वो तो अपन अभी नीचे ऐड करेंगे। ठीक है, ये जो मैंने एडमिनिस्ट्रेशन खर्च लिया है, ये फैक्ट्री से रिलेटेड वाला खर्चा लिया है मैंने। ठीक है,
तो फैक्ट्री से रिलेटेड वाला एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा अपन और ऐड कर देंगे। इसके अलावा देखो क्रेडिट एंड रिकवरेबल स्क्रैप बाय प्रोडक्ट और मिसलेनियस इनकम। देखो एक्चुअल में क्या होता है जब प्रोडक्ट बनता है ना, तो देखो क्या होता है जो प्रोडक्ट का कचरा होता है, ठीक है, या मतलब कुछ प्रोडक्ट में से कुछ डिफेक्टिव निकल जाता है, ठीक है, या कुछ रॉ मटेरियल बच जाता है, तो उसको अपन क्या मार्केट में नॉमिनल रेट पर उसको बेच देते हैं, तो उससे अपने को कुछ रिकवरी हो जाती है, ठीक है, तो उसको अपन लेस कर देंगे क्योंकि ये इनकम हो गई, ठीक है, तो कॉस्ट में से अपन इसको लेस कर देते हैं। जैसे मान के चलो ये शर्ट बनाने वाली फैक्ट्री है, ठीक है, तो इस शर्ट जब बनाएंगे तो इसकी कतरनें निकलेगी, ठीक है, तो उस कतरनों को अपन क्या करते हैं बेच देते हैं, ठीक है, तो उससे अपन को कुछ रेवेन्यू होगी, ठीक है, तो वो अपन कॉस्ट में से लेस कर देते हैं। इसके अलावा पैकिंग कॉस्ट, ठीक है, प्राइमरी, ये भी अपन ऐड कर देते हैं। देखो पैकिंग अगर आप ये देखोगे ना पैकिंग, ठीक है, तो देखो पैकिंग का जो काम है ना वो भी फैक्ट्री में होता है, ठीक है, तो जो पैकिंग है उसको भी मैं ऐड कर लेता हूँ। देखो यहाँ पर ब्रैकेट में अगर आप देखोगे ना तो देखो यहाँ पर प्राइमरी लिखा हुआ है, ठीक है, इसका मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। देखो पैकिंग का खर्चा दो प्रकार का होता है, एक तो होता है प्राइमरी पैकिंग, एक होती है सेकेंडरी पैकिंग। देखो जो प्राइमरी पैकिंग होती है ना वो तो अपन यहाँ पर ले लेते हैं, ठीक है, और जो सेकेंडरी पैकिंग होती है ना वो अपन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में लेते हैं। उसका मैं आपको रीजन समझाता हूँ। देखो आपने कभी देखा होगा तो देखो साबुन होता है, ठीक है, तो देखो साबुन में क्या होता है, जैसे मान के चलो लक्स का साबुन है, तो साबुन होता है और उसके ऊपर एक कवर होता है, ठीक है, एक तो पहले पहले एक कवर होता है, ठीक है, बिल्कुल वाइट कलर का, ठीक है, फिर उसके ऊपर एक कलर्ड कलर्ड पैकिंग होती है, ठीक है, उस पर कंपनी के नाम भी होते हैं और उस साबुन से रिलेटेड क्या क्या इसमें मटेरियल डले हैं, रेट वगैरह कई चीज़ें उस पर लिखी हुई होती है, ठीक है, तो वो जो पैकिंग है ना वो प्राइमरी पैकिंग कहलाती है। क्यों क्यों क्योंकि वो पर यूनिट स्पेसिफाई हो रही है, ठीक है, पर यूनिट वो स्पेसिफाई हो रही है और उसके बिना प्रोडक्ट को बेचना पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है, तो वो कहलाती है प्राइमरी पैकिंग, और प्राइमरी पैकिंग को अपन यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। अब एक होती है सेकेंडरी पैकिंग। देखो सेकेंडरी पैकिंग कैसे होती है, जैसे अब ये माल बन के क्या होगा स्टोर में जाएगा, ठीक है, फिर स्टोर में से क्या होगा जो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट वाले क्या होंगे वो एक डब्बा लेंगे, ठीक है, और एक डब्बे में क्या होंगे जैसे 100 साबुन रख लिए, ठीक है, 100 साबुन को एक डब्बे में जमा लिया, ठीक है, और उसको गाड़ी में रख दिया, ठीक है, सेलिंग करने के लिए, ठीक है, चाहे कि जिससे कि वो डिस्ट्रीब्यूटर के पास पहुंच जाए माल, ठीक है, तो देखो वो माल डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास पहुंच जाए, तो अब वो जिस डब्बे का यूज कर रहे हैं ना जिसमें 100 साबुन रख रहे हैं, ठीक है, वो सेकेंडरी पैकिंग कहलाती है भाई, वो सेकेंडरी पैकिंग कहलाती है। क्यों? क्योंकि वो पर यूनिट नहीं है, वो मतलब बहुत सारे यूनिट्स के लिए अपन एक साथ खर्चा लगा रहे हैं, ठीक है, तो देखो पैकिंग दो प्रकार की होगी, जो प्राइमरी पैकिंग है वो तो आप ऊपर ले लोगे, ठीक है, ये फैक्ट्री कॉस्ट के बाद में ही, और जो सेकेंडरी पैकिंग है उसको आप सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में ले लोगे। देखो मैं इसका एक और एग्जांपल बताऊं तो देखो अगर आप कभी मोबाइल लेने जाते हो ना तो देखो क्या होता है, हर एक मोबाइल एक डब्बे में पैक होकर आता है। उस डब्बे में क्या होगा, इस मोबाइल का चार्जर होगा, ठीक है, एक ईयरफोन होगी, ठीक है, इसका कवर होगा, ठीक है, और एक इसका स्क्रीन गार्ड होगा, ठीक है, ये सब चीज़ें डब्बे रहते हैं। तो वो जो डब्बा है ना जिसमें ये मोबाइल पैक होकर आता है, ठीक है, वो प्राइमरी पैकिंग कहलाता है। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, जब दुकानदारों के पास माल आता है ना तो वो क्या होता है, जैसे 20 मोबाइल या 50 मोबाइल या 100 मोबाइल एक पूरे डब्बे में पैक होकर आते हैं, ठीक है, तो जो डब्बे की पैकिंग है ना वो सेकेंडरी पैकिंग कहलाती है, ठीक है, और वो सेकेंडरी पैकिंग सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड के साथ अपन नीचे लेते हैं। तो भाई साहब ये होगी, अगर मैं इन सबको जोड़ दूंगा, ठीक है, तो मेरे पास आ जाएगी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मेरे पास आ जाएगी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब प्रोडक्शन की टोटल लागत। या मैं इसको ये बोलूँ कि भाई साहब फैक्ट्री से अब माल, फैक्ट्री में जितनी भी लागत लगनी थी ना वो सारी लग गई, अब माल फैक्ट्री से बाहर निकलेगा, ठीक है, मतलब फैक्ट्री में जो फिनिश गुड्स बनाना उसकी लागत आ गई, ठीक है, अब माल फैक्ट्री से बाहर निकलेगा। तो देखो इसमें ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स को तो मैं ऐड कर दूंगा, ठीक है, और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स को मैं लेस कर दूंगा। तो इस तरीके से मेरे पास आ जाएगी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मेरे पास आ जाएगी, ठीक है। देखो इसको और मैं आपको समझाता हूँ भाई, जैसे मान के चलो आपने क्या किया, आपने फैक्ट्री में आज के दिन माल बनाया और आपने आज के दिन माल कितना बनाया, 10 लाख का माल बनाया भाई साहब आपने आज, ठीक है, 10 लाख का माल बनाया, ठीक है, फिनिश गुड्स ये 10 लाख का है फिनिश गुड्स, ठीक है, आपकी फैक्ट्री में 10 लाख का फिनिश गुड्स बना है आज, ठीक है।
इसमें मैं ओपनिंग स्टॉक और फिनिश गुड्स को मैं ऐड कर दूंगा। अब मान के चलो ये 10 लाख का माल तो आज बना है, लेकिन कल का पूरा फिनिश गुड्स बना हुआ माल 4 लाख का था, ऐसे मान के चलो, ठीक है, वो था आपका 4 लाख का। तो भाई साहब ये 4 लाख में ऐड कर दूंगा, ठीक है, ये 4 लाख में ऐड कर दूंगा। और अब आज के दिन मैंने आज आज जो माल बनाया ना, उसमें से 2 लाख रुपए का माल मैंने गोदाम में रख लिया, ठीक है। तो इसका मतलब फैक्ट्री से बाहर कितने रुपए का माल निकला? 12 लाख का, ठीक है। फैक्ट्री से बाहर 12 लाख का माल निकल गया, ठीक है। अब फैक्ट्री से बाहर जब माल निकलेगा ना, तो सेलिंग के खर्चे, ऑफिस के खर्चे, डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे, वो तो मैं इस 12 लाख पर ही ऐड करूंगा ना, ठीक है। देखो फैक्ट्री में देखो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या है कि आपने आज के दिन 10 लाख का माल बनाया, ठीक है, लेकिन कल का 4 लाख का माल बना हुआ था, ठीक है। तो टोटल आपके पास अब टोटल गुड्स ऑफ सोल्ड अवेलेबल फॉर सेल, मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, मतलब आपको सेल के लिए अवेलेबल माल था ना आपका 14 लाख का था, 10 लाख का तो मैंने आज बनाया, ठीक है, और 4 लाख का कल का बना हुआ था, ठीक है। तो 14 लाख का माल आपका सेल के लिए अवेलेबल था। उसमें से 2 लाख का माल आपने अपने गोदाम में रख लिया, ठीक है, आज। तो इसका मतलब 12 लाख का माल आपने फैक्ट्री से बाहर निकाल दिया, ठीक। और अब जो फैक्ट्री से बाहर माल निकलेगा ना, तो अब फैक्ट्री के अलावा जो भी लागत लगेगी वो इस 12 लाख पर लगेगी, ठीक है। अब फैक्ट्री से बाहर 12 लाख का माल बन के आ गया, ठीक है। अब इस 12 लाख में मैं ऐड कर दूंगा एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जर्नल, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जर्नल वाले, मतलब जो अपना एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के जितने भी खर्चे हैं, ठीक है, वो मैं इसमें ऐड कर दूंगा, ठीक है। इसके अलावा मैं इसमें सेलिंग ओवरहेड के खर्चे भी ऐड कर दूंगा, ठीक है, 12 लाख में। इसके अलावा मैं इसमें डिस्ट्रीब्यूशन की जो कॉस्ट आई वो भी ऐड कर दूंगा। तो इस तरीके से मेरे पास कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगी, ठीक है। देखो ये मेरे पास आ गई कॉस्ट ऑफ सेल, मतलब इतनी लागत का माल आपने बेच दिया आज, ठीक है। और इसमें यदि मैं ऐड कर दूंगा प्रॉफिट, बस आप इतनी लागत का माल आपने बेचा है इतने रुपए में, ठीक है। तो आपके पास आ जाएगी सेल्स, आपके पास आ जाएगी सेल्स, ठीक है। ठीक है, आपके पास आ जाएगी सेल्स, ठीक है, ये आपके पास आ गई सेल्स, ये आपकी आ गई सेल्स। ये आ गई आपके पास सेल्स। एक मिनट रुको यार, ये क्या, ये आ गई आपके पास सेल्स। भाई देखो सीधी सी बात है, 12 लाख का माल आपने बेचने के लिए निकाल दिया, ठीक है, 12 लाख का माल आपके फैक्ट्री से निकल गया, ठीक है। तो फैक्ट्री से निकलेगा ये, तो भाई साहब बीच में अपना एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट आ जाएगा, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन वाले बोलेंगे अरे हमारे खर्चे भी तो जोड़ो प्रोडक्ट में, ठीक है, हमारे खर्चे कहाँ से भुगत हो गया आप, ठीक है। जो एडमिनिस्ट्रेशन जो अपना अकाउंटेंट बैठा है, अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बैठे हैं, ठीक है, जो सीईओ है, जो मैनेजर है, ठीक है, और इसके अलावा वहाँ पर पंखे कूलर एसी भी चल रहे होंगे, बिजली का खर्चा वो भी होगा, ठीक है, और अदर भी कई प्रकार के खर्चे होंगे, वो भी तो बोलेंगे यार हमारे खर्चे भी तो जोड़ो, ठीक है। तो फैक्ट्री से जैसे ही माल निकला तो एडमिनिस्ट्रेशन वाले आ गए अपने पास कि हमारे खर्चे तो जोड़ो, तो हमने उनके खर्चे जोड़ लिए, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या होगा, ये माल बाहर जो सेलिंग डिपार्टमेंट वाले हैं वहाँ पर गोदाम में चल जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पर फिर सेलिंग वाले बोलेंगे कि यार हमारे खर्चे भी तो जोड़ो इसमें, ठीक है, हमको कहाँ से पेमेंट दोगे आप, ठीक है। तो जो सेलिंग सेलिंग डिपार्टमेंट वाले जो पर्सन है, ठीक है, वहाँ पर रखने के भी कॉस्ट है, और भी कोई किसी बहुत प्रकार की कॉस्ट लगेगी, उनको भी अपन ऐड कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद में फिर इस माल को डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी तो अपन को एक पूरा सर्कल तैयार करना पड़ता है, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन वाले बोलेंगे कि यार हमारा खर्चा भी तो इसमें जोड़ो, ठीक है, हमारा पेमेंट कहाँ से दोगे आप, ठीक है। तो वो भी अपन जोड़ लेंगे, ठीक है। तो 12 लाख में एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, इनके खर्चे भी मैं जोड़ लूंगा, तो मेरे पास कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगी। मतलब जो मैंने माल बेचा ना उसमें इतने रुपए की लागत है, उसमें मैं यदि प्रॉफिट जोड़ लूंगा तो मेरे पास सेल्स आ जाएगी, ठीक है। इस तरीके से आपकी कॉस्ट शीट
तैयार हो जाती है। ठीक है, देखो मैंने आपके साथ सारी चीज़ें डिस्कशन कर ली। ठीक है, अब मैं आपको एक बार ये जो कोर्स शीट है इसका फॉर्मेट एक बार दोबारा आपके साथ डिस्कशन कर लेता हूँ। देखो सबसे पहले अपन ने निकाला डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम। देखो डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम कैसे निकलता है इसका भी मैं आपको लॉजिक समझाता हूँ। देखो डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम का मतलब हुआ कि आपने कितना रॉ मटेरियल कंज्यूम किया। ठीक है भाई, जैसे मान के चलो आपके पास ओपनिंग स्टॉक था 1 लाख रुपए का। ये इसको 1 लाख नहीं मत लिखो, इसको लिखो आप 50,000। इसको लिखो आप 50,000। क्या हो गया? भाई देखो जैसे मान के चलो ओपनिंग स्टॉक था आपका 50,000 रुपये का। ठीक है, 50,000 रुपये का आपका ओपनिंग स्टॉक था। ठीक है, और आपने आज के दिन 2 लाख रुपए का माल और परचेज कर लिया। ठीक है, और आज के दिन आपके जो गोदाम में माल बचा हुआ है ना, वो बचा हुआ है 70,000 का। ठीक है, तो इसका मतलब रॉ मटेरियल कंज्यूम कितना हो जाएगा? 1,80,000 का। ठीक है, अब देखो इसका लॉजिक समझाता हूँ मैं आपको। भाई 50,000 का रॉ मटेरियल जब आप सुबह आए ना तो 50,000 का रॉ मटेरियल आपके पास पड़ा था। फिर आज के दिन आपने 2 लाख रुपए का और रॉ मटेरियल परचेज कर लिया, तो टोटल आपके पास अवेलेबल रॉ मटेरियल था ना वो था 2.5 लाख रुपए का। 2.5 लाख रुपए का आपके पास अवेलेबल रॉ मटेरियल है। अब मैं शाम को जब गया ना तो मेरे गोदाम में केवल 70,000 का रॉ मटेरियल बचा है। तो इसका मतलब 1,80,000 रुपये का रॉ मटेरियल मैंने कंज्यूम कर लिया। इसका मतलब 1,80,000 रुपये का जो रॉ मटेरियल है वो मैंने प्रोडक्ट में लगा दिया, तो ये रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आ गया। ठीक है, देखो डायरेक्ट मटेरियल परचेज नहीं लेना है आपको, आपको हमेशा रॉ मटेरियल कंज्यूम लेना है। देखो डायरेक्ट रॉ मटेरियल कंज्यूम प्लस डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस को मैं जोड़ दूंगा ना तो मेरे पास आ जाएगी प्राइम कॉस्ट। ठीक है, मैंने आपको बताया इसको प्राइम कॉस्ट इसलिए बोलते हैं कि किसी भी प्रोडक्ट में जो सबसे ज़्यादा लागत लगती है ना 70 से 80% तक, वो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस का खर्चा ही लगता है, इसलिए इसको अपन बोलते हैं प्राइम कॉस्ट। ठीक है, फिर प्राइम कॉस्ट। ठीक है, ये प्राइम कॉस्ट हो गई। अब इस प्राइम कॉस्ट मतलब ये फैक्ट्री के सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस जुड़ गए। अब यदि मैं इसमें फैक्ट्री के सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जोड़ दूंगा तो फैक्ट्री की टोटल कॉस्ट जुड़ जाएगी। तो इसमें भाई साहब मैंने फैक्ट्री ओवरहेड और जोड़ दिया तो मेरे पास वर्क्स कॉस्ट आ गई। मतलब फैक्ट्री में जो आज मैंने काम किया ना उसमें टोटल डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टोटल खर्चा इतने रुपए का लगा। ठीक है, ये वर्क्स मतलब मैंने काम किया ना, काम करने की आज मैंने जो काम किया ना, काम करने की टोटल लागत इतने रुपए की लगी। इसमें भाई साहब ओपनिंग WIP स्टॉक में ऐड कर दूंगा, क्लोजिंग WIP स्टॉक में लेस कर दूंगा, तो इस तरीके से मेरे पास आ जाएगी फैक्ट्री कॉस्ट। ठीक है, देखो ओपनिंग WIP इसमें मैं ऐड कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ भाई साहब? कल मान के चलो मैंने 50,000, जब मैं कल शाम को मैं गया था ना तो मैं काम कर रहा था। ठीक है, तो मैंने आधा काम मतलब कुछ प्रोडक्ट मैंने आधे आधे बना दिए, उसमें 50,000 रुपये कल लगा दिए थे मैंने। ठीक है, और उसमें 40,000 रुपये मैंने आज लगा दिए। तो जो आज वाले 40,000 है वो तो देखो ऊपर ऐड हो गए। कल वाले 50,000 में अगर इसमें और ऐड कर लूंगा, ठीक है, तो ये जो फिनिश गुड्स बनाना उसकी टोटल लागत आ गई। ठीक है, कल के 50,000 पे 40,000 मैंने लगाए, वो तो मैंने ऊपर ऐड कर लिया। ठीक है, और कल के जो 50,000 है वो और मैंने ऐड कर लिए। ठीक है, तो जो मेरा फिनिश गुड्स बना ना, आज जो फिनिश गुड्स बन के तैयार हुआ उसकी लागत आ गई। अब देखो सीधी सी बात है, आज भी कुछ काम ऐसा हुआ होगा जो आधा रहा होगा, तो उसको मैंने लेस कर दिया। ठीक है, उसको मैंने लेस कर दिया कि जो आज माल बना, ठीक है, उसको मैंने आज आधा माल बना उसको मैंने लेस कर दिया। भाई देखो सीधी सी बात है, मान के चलो आज 40,000 का माल आधा बना। ठीक है, तो इस पर तो कल काम होगा। ठीक है, तो जब कल काम होगा इस पर, जब कल आधा काम इस पर होगा तो कल वाले फिनिश प्रोडक्ट की कॉस्ट में इसको ऐड कर लेना, आज क्यों कर रहे हो? ठीक है, तो मेरे पास आ जाएगी फैक्ट्री कॉस्ट। इसका मतलब होगा जो फिनिश गुड्स मैंने बनाकर तैयार किया ना, जो मैंने फिनिश गुड्स बनाया उसमें फैक्ट्री की टोटल लागत। ठीक है, अब देखो इसके अलावा फैक्ट्री में देखो क्वालिटी कंट्रोल की कॉस्ट होगी, वो ऐड कर लेंगे। रिसर्च एंड डेवलपमेंट का खर्चा है वो ऐड कर लेंगे, और एडमिनिस्ट्रेशन जो फैक्ट्री से रिलेटेड है उसको ऐड कर लेंगे। और यदि आपको किसी प्रकार की रिकवरी हो रही है, ठीक है, किसी बाय प्रोडक्ट को बेचने पर या किसी स्क्रैप को बेचने पर, ठीक है, तो आपकी कॉस्ट में से कम हो जाएगा वो। ठीक है, और प्राइमरी पैकिंग है उसको भी मैं यहाँ पर ऐड कर लूँगा। तो इस तरीके से मेरे पास आ जाएगी
कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, और इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि भाई साहब फैक्ट्री में जो आज जो पूरा फिनिश गुड्स बनाना उसकी पूरी लागत आ जाएगी। ठीक है, अब जैसे मान के चलो आज मैंने 10 लाख का माल बनाया, ठीक है, 4 लाख का माल कल का बना हुआ था। ठीक है, तो सेल के लिए मेरे पास अवेलेबल कितना माल था, 14 लाख का था, उसमें से 2 लाख का माल मैंने रख दिया। ठीक है, तो फैक्ट्री से बाहर कितने रुपए का माल निकला, 12 लाख का। ठीक है, अब जैसे भी ये फैक्ट्री से बाहर निकला, ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेशन वाले बोलेंगे भाई हमारे खर्चे भी इसमें जोड़ दो, तो एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के मैंने खर्चे जोड़ दिए। ठीक है, फिर एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट से ये माल आगे गया, ठीक है, सेलिंग डिपार्टमेंट वाले, सेलिंग डिपार्टमेंट में, तो सेलिंग डिपार्टमेंट वालों ने बोला कि भाई साहब हमारे खर्चे भी इसमें ऐड कर दो। ठीक है, हमने उनके खर्चे भी ऐड कर दिया। फिर सेलिंग डिपार्टमेंट से एक डिपार्टमेंट होगा अपना डिस्ट्रीब्यूशन वाला, वो इस माल को क्या करेंगे, वो जो रिटेलर है या होलसेलर है उन तक ये माल पहुंचाएंगे, तो वो बोलेंगे भाई साहब हमारा खर्चा भी जोड़ दो। ठीक है, तो रिटेलर को जो अपन ये माल देंगे ना वो इतने रुपए में देंगे। ठीक है, ये अपनी आ जाएगी कॉस्ट ऑफ सेल। ठीक है, सॉरी मतलब इतनी कॉस्ट का माल अपन उसको देंगे। ठीक है, जो रिटेलर के पास माल गया ना, रिटेलर तक पहुंचते 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 इतने रुपए लग गए प्रोडक्ट में, और इसमें यदि मैं प्रॉफिट ऐड कर लूँगा तो मेरे पास आ जाएगी सेल। इस तरीके से ये कॉस्ट शीट आपकी तैयार हो गई। देखो एक्चुअल में क्या होता था, देखो 2017-18 से पहले है ना, कॉस्ट शीट के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत कम आते थे। जब आईपीसीसी हुआ करती थी तब कॉस्ट शीट के क्वेश्चन बहुत कम आते थे, लेकिन जब से सीए इंटर हुआ है कॉस्ट शीट का क्वेश्चन लगभग हर एग्जाम में आता है। ठीक है, तो इसको मैंने लॉजिकली आपको अच्छे से समझा दिया है। ठीक है, बाकी इसके अगर आप क्वेश्चन करना चाहो तो आप खुद इसके सारे क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, आज के लिए इतना ही।